हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स के एमसीक्यूज। इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन है वो लेंगे हम आज। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो इस वीडियो के बॉटम में आप रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन देखते हैं, प्लीज उस बटन को प्रेस करिए। मैक्सिमम हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनके लिए भी हेल्पफुल होंगे ये वीडियोज। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, when seen from below, the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise and their speed is decreasing. Select correct statement about the direction of its angular velocity and angular acceleration. So this is the question. तो सबसे पहले हम फैन को ऊपर, हम नीचे से ऊपर देखते हैं फैन को। तो जो फैन की पोजीशन है हम उसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे अभी। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल जो डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का, वो कैसे होता है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा है चैप्टर में कि जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो हम थंब रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो जो अपनी फिंगर्स हैं हमको उसी डायरेक्शन में कर्ल करनी होती हैं राइट हैंड की। तो जब हम राइट हैंड की फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे होते हैं, जो हमारा थंब होता है उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, सेम वे जैसे इसमें दिख रहा है। और अगर स्पीड बढ़ रही है सर्कुलर मोशन में, तो जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसका डायरेक्शन भी वही होता है जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, अलोंग दी सेम एक्सिस और सेम डायरेक्शन। लेकिन अगर डिक्रीज होती है स्पीड तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक्सिस तो वही रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी, लेकिन ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, अलोंग द सेम एक्सिस लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो चेंज हो रही है, तो इसलिए ये आपके ओमेगा भी चेंज होगा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ही ये होता है, तो ये भी चेंज होगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये तो हम बात कर रहे थे कि अगर फैन ऐसे बॉटम में रखा हुआ यहाँ पे और आप उसको ऊपर से देख रहे हो, लेकिन क्योंकि फैन उल्टा है, आप नीचे से उसको ऊपर देख रहे हो, तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसको आप उल्टा कर देंगे ऐसे। तो जो आपको वैल्यूज एंड डायरेक्शन मिलेंगे वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, एंगुलर वेलोसिटी। अभी देखो इस केस में अगर फैन नीचे रखा होता और आप उसको ऊपर से देख रहे हो नीचे की तरफ, तो जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो ऐसे है। उस केस में क्या है, ये फैन है और मैं इसको ऊपर से देख रही हूं और ये डायरेक्शन है ऐसे टुवर्ड्स अपवर्ड, आपकी तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और इसके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर इसको ये आप उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। अभी जो ये वाला पॉइंट है येलो वाला, ये एंगुलर एक्सेलरेशन ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। इसलिए इसका आंसर होगा एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड, बी। Next question. A particle of mass 1 kg tied to a 1.2 meter long string is whirled in to perform vertical circulation motion under gravity. Minimum speed of a particle is 5 meter per second. Consider following statement. और यहाँ पे statement दिए हैं दो। The first statement is कि जो maximum speed होगी इसकी वो 5 होगी मीटर पर सेकंड, इतना होना चाहिए। और सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कि जो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, हाई एंड लो लिमिट का जो डिफरेंस है टेंशन में, वो 60 न्यूटन होना चाहिए अलोंग द स्ट्रिंग। आपने कुछ स्ट्रिंग से बांधा एक स्टोन और आप उसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो जब स्टोन जो पार्टिकल आपके टॉप में जाता है और एकदम बॉटम में आता है, तो उन दोनों टाइम पे जो टेंशन होगा स्ट्रिंग के ऊपर, वो टेंशन का जो डिफरेंस 6 mg होता है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो 60 न्यूटन आ रहा है आंसर। तो ये दो उन्होंने आपको ऑप्शन दिए हैं कि इतना होना चाहिए। तो कैलकुलेट करके हम देखते हैं जो वैल्यूज हमको दी है। हमको दिया है वी मिनिमम दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और वी मैक्सिमम हमको मालूम है इसका वैल्यू होता है √5 rg। तो जो वी मैक्सिमम है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं √5 rg इंटू √rg।
अंडर रूट RGV मिनिमम होता है जिसका वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड दिया है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखेंगे और दिस इज द आंसर, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है P दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम अबाउट अपर एंड लोअर लिमिट की जो टेंशन है उसमें, तो उसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट इज इक्वल टू होता है 6 mg। तो 6 इंटू मास दिया है 1 kg इंटू यहाँ पे ग्रेविटी हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया है, तो ये 10 हो जाएगा, कैलकुलेट करके 60 न्यूटन आएगा। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Select correct statement about the formula expression of moment of inertia in terms of mass m of the object and sum of its distance parameters such as radius length के regarding जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, तो ये हमको बताना है, हमको इसमें सेलेक्ट करने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं, ए है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशन। कभी कभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट सेम एक्सप्रेशन भी रखते हैं, ठीक है, जैसे ये जो केस है हमारा, जो आंसर है उसमें भी ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन इनका सेम वैल्यू है एम आई के लिए। बी ऑप्शन है व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस, अगर एक्सिस सेंट्रल है, एक हॉलो राइट सर्कुलर कोन जैसे यहाँ पे पिक्चर में है, एंड एक डिस्क हैव द सेम एक्सप्रेशन, यस सेम एक्सप्रेशन होता है, हमको मालूम है। इसका भी एक्सप्रेशन हाफ एम आर स्क्वायर होता है और डिस्क का भी एक्सप्रेशन अगर एक्सिस सेंटर ले रहे हैं हम तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सी और डी क्यों रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। सी है एक्सप्रेशन फॉर एम आई फॉर अ पैरेलल पाइप्ड रोटेटिंग अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। तो ये डेप्थ इंक्लूड नहीं करता है, जब हम ट्रांसवर्स एक्सिस में पैरेलल पाइप लेते हैं तो उसमें डेप्थ नहीं होता है, उसमें एल होगा, लेंथ होता है, रेडियस होता है, डेप्थ नहीं होता। डी क्यों रॉन्ग है, एक्सप्रेशन फॉर एम आई ऑफ अ रॉड एंड दैट ऑफ अ पैरेलल शीट इज द सेम अबाउट ट्रांसफर एक्सिस। अब रॉड का और प्लेन शीट का भी डिफरेंट होता है। रॉड का में जो वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर के साथ वो 1/12 होता है, एंड शीट में ये 7/12 होता है, तो डिफरेंट होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ। इन अ सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंटर एंड ट्रांसफर एक्सिस, जो वैल्यू है रेडियस ऑफ जाइरेशन की वो है √2.5 सेंटर और ट्रांसवर्स एक्सिस में। इट्स रेडियस ऑफ जाइरेशन अबाउट, अब टेंजेंट में कितना होगा, केटी का वैल्यू निकालना हमने, केटी कितना होगा इन इट्स प्लेन। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको, केटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पहले हमको आर चाहिए। ये केटी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमको आर चाहिए। आर का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यहां से जो गिवन वैल्यूज है। तो वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और रेडियस ऑफ जाइरेशन का रिलेशन I इज इक्वल टू mk², k का वैल्यू √2.5 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए सेंटर एक्सिस में हाफ mr² होता है। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में हम ये वैल्यू अगर पुट करते हैं, I की जगह mk² हो जाएगा, mk², mm कैंसिल होगा और ये बचेगा k² इज इक्वल टू हाफ r² और r² इज इक्वल टू 2k²। तो यहाँ पे k का वैल्यू √2.5 है, तो 2 से इंटू करने में ये आ जाएगा, r² इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू r की वैल्यू आ गई, r² की वैल्यू, ठीक है, r² की वैल्यू 5। अब यहाँ पे हम अबाउट अगर टेंजेंट कर रहा है, ये इसका जो एक्सिस है, उस जो वैल्यू हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ले रहे हैं वो वैल्यू होती है 5/4 mr²। तो सेम इसमें भी यही करेंगे हम। IT इज इक्वल टू क्या होगा, IT इज इक्वल टू होता है mk²t टेंजेंट वाला इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, mm कैंसिल हो जाएगा और अगेन वी विल पुट द वैल्यू। ये r² का वैल्यू 5.0 है, हमने 5.0 पुट किया, 4 से इसको कैंसिल किया, 2.5 2 बचा, 2 से 2.5 इंटू 2.5 ये वैल्यू आ जाएगा KT का। दिए हैं, फर्स्ट है अ प्लेनेट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकेंड केस है अ प्लेनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स इन फोर्स इन विच ऑफ दीज, जो आपका एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो इनमें से किसके लिए करेक्ट है। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर ऑल रोटेशनल मोशन के लिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेक्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ये दोनों के लिए करेक्ट है, एलिप्टिकल पाथ के लिए भी और सर्कुलर पाथ के लिए भी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, इट इज जस्ट लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन लीनियर मोमेंटम, वैसे ही होता है ये, बस ये रोटेशनल बॉडीज के लिए होगा। लीनियर मोमेंटम स्ट्रेट जो लाइन लीनियर मोशन में बॉडीज होती है उनके लिए होता है।
तो ये स्टेट करता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ, अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो, सेम जैसे लीनियर मोमेंटम के लिए होता है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। अ थिन वॉल्ड hollow cylinder is rolling down an incline without slipping। तो रोलिंग मोशन के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन। एट एनी इंस्टेंट आपको रेशियो निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रेशियो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू द रेशियो टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले देखेंगे इनके पास इनका रिलेशन क्या होता है। आंसर हमारा है 1:1:2। कैसे आंसर आया वो देखते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज इक्वल टू होता है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें दोनों मोशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशन भी हो रहा है एंड रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो कैलकुलेट करेंगे पहले। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने एनालॉजी पढ़ी है इनकी कि m की जगह यहाँ पे I आएगा और यहाँ पे v लीनियर मोशन की जगह एंगुलर लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज पुट किया। I इज इक्वल टू mk² हमको मालूम है, और यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r ये भी मालूम है। तो वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ पे हमको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। E टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² विद इन ब्रैकेट 1 प्लस k² डिवाइडेड बाई r²। ये एक्सप्रेशन है। अब हमको ये सारी वैल्यूज बेस रेशियोज में पुट कर देनी है। हमको जो रेशियो का सीक्वेंस है वो दिया हुआ है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है आपने। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द रेशियो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू द रेशियो टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ये वाला पोर्शन हमारा, दिस वन। ठीक है, ये एक्सपेंड करके m और v के टर्म में ये एक्सप्रेशन मिला था, तो हम यही एक्सप्रेशन लिखेंगे हाफ mk² v² डिवाइडेड बाई r² टू द रेशियो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² टू द रेशियो टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिख देना, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल कर दिया, हाफ mv² हाफ mv² हाफ mv²। तो हमको जो एक्सप्रेशन मिले वो ये एक्सप्रेशन मिले हैं। नाउ वी नो दैट k² डिवाइडेड बाई r² 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल होगा। मैं जल्दी इसके आगे जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो भी अपलोड करूंगी। सो गेटिंग ऑल द अलर्ट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।